Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Ali Raza and I welcome all of you to Pen Gravity. डॉन एडिटोरियल एनालिसिस कर रहे थे हम लोग और आज है 5 अक्टूबर 2023. सो चलें शुरू करते हैं जी. रिमाइंडर में ये होगा कि जो पीडीएफ है न्यूज़पेपर का और आज के लेक्चर का, इन दोनों की पीडीएफ में आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर इन दोनों का लिंक है. अगर आप पीडीएफ में न्यूज़पेपर लेना चाहें तो वो भी आपको मिल जाएगा और ये जो लेक्चर अभी डिलीवर किया जा रहा है इसकी जो स्लाइड्स हैं वो भी पीडीएफ के अंदर अवेलेबल होंगी. आप वो भी वहां से डाउनलोड कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन से. और इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन है तो वो क्वेश्चन भी आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. और इसमें हम ये कर रहे हैं कि अभी भी बच्चे क्वेश्चन पूछ रहे हैं कुछ, तो आप अपना क्वेश्चन थोड़ा डिटेल में पूछ लिया करें. तो हम जब नेक्स्ट लेक्चर जो है उसको रिकॉर्डिंग में लाएंगे तो लेक्चर के एंड पर हम जो प्रीवियस लेक्चर के अंदर स्टूडेंट्स ने क्वेश्चन पूछे होंगे उनको हम सोल्व कर देंगे. यानी कि जो भी आपके क्वेश्चंस होंगे, जो भी आपकी राय होगी, वो हम आपको लेक्चर के एंड पर जो है वो एक्सप्लेन कर दी जाएगी. लेकिन अल्टीमेटली ये विद इन 24 आवर्स के अंदर जो जो भी कमेंट्स होंगे ये फैसिलिटी सिर्फ उनके लिए ही होगी, क्योंकि जब नेक्स्ट लेक्चर रिकॉर्ड किया जाएगा तो प्रीवियस कमेंट्स के हम उस लेक्चर के अंदर नेक्स्ट लेक्चर के एंड पर हम उसके आंसर्स आपके साथ डिस्कस कर देंगे. उसके बाद जो कमेंट्स होंगे या उसके बाद जो होंगे क्वेश्चंस उसको भी हम फिर आगे देखेंगे. सो लेट्स शुरू करते हैं जी. पहला है टारगेटिंग अफगान्स, यानी कि जो अफगानी है उनको टारगेट किया जा रहा है. इस एडिटोरियल के अंदर बेसिकली मैं इसका पहले आपको क्रक्स बता दूं और उसके बाद फिर आगे इसकी सारा एक्सप्लेन करते हैं. क्रक्स ये है कि 1979, ठीक है जी, अफगानिस्तान जो है उस कंट्री के अंदर क्या हो रहा है जी. अफगानिस्तान के अंदर रशिया इंटरवेंशन कर रहा है, यानी कि अफगानी जो है रशिया की इंटरवेंशन हो रही है अफगानिस्तान के अंदर. उसके बाद यूएसएसआर जो है, पहले यूएसएसआर था बाद में रशिया बन गया, इसकी डिसइंटीग्रेशन हो जाती है और उसके बाद ये रशिया बन जाता है 1991 के अंदर. तो तब भी वहां पर जंग होती है. उसके बाद तालिबान वहां पर आते हैं जी, उनकी 4-5 साल गवर्नमेंट रहती है. फिर 2001 जिसको हम 9/11 का इंसिडेंट कहते हैं जी, उसके बाद फिर वहां पर वार होती है. तो इस सारे फेजेस के अंदर ये जो 3 से 4 डिकेड का फेज है इसके अंदर क्या होता है कि हर दफा जो अफगानी है वो क्या करते हैं, माइग्रेट कर जाते हैं कहाँ, पाकिस्तान में. वो पाकिस्तान में आ जाते हैं. और प्रीवियस गवर्नमेंट्स में क्योंकि हम मुसलमान हैं तो हम अपने मुसलमान भाइयों को क्या कहते हैं, वेलकम करते हैं कि आप लोग आ जाएं. ठीक है जी, कोई वीज़ा नहीं कुछ नहीं, बस उनको हम कोई वक्ती तौर पर उनके डॉक्यूमेंट्स थोड़े बहुत उनको बना देते हैं और वो यहाँ पर आ जाते हैं. और उसका रिजल्ट ये है कि अभी यहाँ पर जो बच्चे पैदा हो रहे हैं, कई ऐसे बच्चे हैं जो अफगानियों के बच्चे हैं और अब तो उनके आईडी कार्ड भी बन चुके हैं, वो पाकिस्तानी नेशनैलिटी भी उनको मिल चुकी है. ठीक है. तो इस लिहाज से मैं यहाँ पर एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज मेंशन कर दूं कि पाकिस्तान दुनिया का वाहिद मुल्क है, या आप कह दें कि लार्जेस्ट जो रेफ्यूजीज हैं वो पाकिस्तान में आए. यानी कि जो माइग्रेशन हुई है वो सबसे ज्यादा पाकिस्तान ने जो है बियर की है ड्यू टू दीज वार्स. तो इस चीज के ऊपर वो अब करते हैं कि ये सारे जो अफगानी आ चुके हैं पाकिस्तान के अंदर और अब वो कह रहे हैं जी आप अपने मुल्क वापस जाएं. सबको तो नहीं लेकिन मेजोरिटी को, स्पेशली जो अब नए आ रहे हैं, तो वो उनको कह रहे हैं कि आप अपने मुल्क वापस जाएं या फिर आप लोग एक वैलिड वीजा जो है वो लेकर आए. वैलिड वीजा आपका लगा है तो आप स्टे करेंगे लीगल तरीके से, अदरवाइज आप अपने कंट्री वापस जाएं. ये है इसकी एडिटोरियल की मेन डिस्कशन. अब इस एडिटोरियल के अंदर वो क्या कहा गया, कहता है इलीगल इमिग्रेंट्स, जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं जो अफगानिस्तान से पाकिस्तान आए हैं उनको सिर्फ 1 महीने का टाइम दिया गया है 31 अक्टूबर तक. उसमें उनके पास 2 ऑप्शन हैं, या तो वो खुद ही अपने मुल्क वापस चले जाएंगे, अगर वो नहीं जाएंगे
तो इनको इनको डिपोर्टेशन किया जाएगा। डिपोर्टेशन का मतलब होता है कि जबरदस्ती गवर्नमेंट स्टेट जो होती है वो उन लोगों को पकड़ती है और जबरदस्ती उनको उनके मुल्क वापस भेजती है। ठीक है, तो ये दो ही ऑप्शन है, या तो खुद अपने मुल्क चला जाए या फिर गवर्नमेंट उनको जबरदस्ती उनको उनके मुल्क वापस भेजेगी 31 अक्टूबर तक। किन के लिए? जो इलीगल इमिग्रेंट्स है, जिनके पास कोई लीगल डॉक्यूमेंट्स नहीं है, पासपोर्ट नहीं है, वीजा नहीं है। ठीक है जी, ये बात होगी। सेकंड क्या है, अब वो बताता है जी अनडॉक्यूमेंटेड जो अफगान हैं वो उनकी तादाद कितनी है? 1.73 मिलियन, यानी कि 13,30,000। ये है इनकी तादाद, सॉरी 13 लाख नहीं, 17,30,000। 1.73 मिलियन यानी कि 17,30,000 के करीब ऐसे अफगान हैं जिनके पास डॉक्यूमेंट्स लीगली नहीं है। ठीक है, जो लीगल हैं वो तो कल्याण है ना, जो इलीगल है जो वैसे ही बैठे हैं, ये इतनी तादाद है। तो इनके लिए ये वाली जो है वार्निंग है। आगे वो कहता है ई तस्किराज। ई तस्किराज बेसिकली, ये तस्किराज जो वर्ल्ड है, ये है जी अफगान आइडेंटिटी कार्ड। जिस तरह हम कहते हैं ना शनाख्ती कार्ड, तो ये अफगानी कहते हैं ई तस्किराज, ये इनका तस्किराज वर्ल्ड बोला जाए। ये कहते हैं जी 31 अक्टूबर के बाद ये वैलिड नहीं होगा। अगर कोई बंदा जो है ना वो वाला दिखाएगा तो ये वैलिड नहीं हो गया। सिर्फ कौन से डॉक्यूमेंट्स एक्सेप्टेबल होंगे? या तो पासपोर्ट, और इनके पासपोर्ट प्लस वीजा। पासपोर्ट है, वीजा है, तो वो बंदा है, उसका उसका जो स्टे है पाकिस्तान के अंदर वो एक्सेप्टेबल है, अदरवाइज फिर वो वापस जाएगा। जिस तरह से हम भी किसी दूसरी कंट्री के अंदर जाते हैं तो प्रॉपरली वीजा लगवाते हैं, पासपोर्ट हमारे पास होता है और हम लीगली स्टे करते हैं। और अगर हम वहां पर लीगली स्टे नहीं करते, जब हमारा वीजा एक्सपायर हो जाता है तो वो हमें क्या कर देते हैं? डिपोर्ट कर देते हैं। तो इसी तरह से वो कह रहे हैं कि इन अफगानियों के साथ किया जाए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये आ रहा है कि व्हाई दिस स्टेप, ये क्यों स्टेप ये वाला लिया है, क्यों जरूरत पड़ गई? आखिर इतने सालों से वो रह रहे हैं, तो आखिर अब ऐसा क्या हो गया कि हम लोग अब उनके पीछे पड़ गए हैं और उनको कह रहे हैं जल्दी जल्दी करें? उसमें जो सबसे पहली बात है जी वो है पाकिस्तान की वेलफेयर एंड सिक्योरिटी। जो पाकिस्तानी स्टेट है उसकी वेलफेयर और सिक्योरिटी किस तरह से, इसकी वो एग्जांपल देता है। वो कहता है कि जनवरी 2023 से अब तक 24 सुसाइड अटैक हुए हैं पाकिस्तान के अंदर। यानी कि 24 जो अटैक हुए हैं पाकिस्तान के अंदर, खुदकुश हमले हुए हैं पाकिस्तान के अंदर 24। और 24 में से जो 14 है यानी कि 14 है, वो कौन है? उनका जब हमने ट्रेसिंग की पाकिस्तान ने तो पता लगा कि वो जो एक्टिविटीज थे, जो बम्बर्स थे जो इसमें इस्तेमाल हुए हैं, वो अफगान नेशनलिस्ट है। यानी कि 24 में से 14 जो थे वो अफगान नेशनलिस्ट थे। तो इस वजह से जो है ना, अब ये अगर आपने पाकिस्तान को बचाना है, स्टेट को बचाना है, इन सुसाइड अटैक से बचाना है, अपनी सिक्योरिटी को बेहतर करना है, तो आपको जो भी इलीगल इमिग्रेंट्स हैं अफगान पाकिस्तान के अंदर, उनको आपको वापस भेजना पड़ेगा। ये है जी पाकिस्तानी स्टेट की लॉजिक। अब इसके लिए अनाउंसमेंट की है पाकिस्तान की स्टेट ने, किस तरह से? एक तो वेब पोर्टल, ठीक है ना, और एक हेल्पलाइन, ये दो चीजें बनाई हैं। एक वेब पोर्टल बनाया है और हेल्पलाइन बनाई है। इसके ऊपर जो भी बंदा रिपोर्ट करेगा, बताएगा इलीगल इमिग्रेंट्स के बारे में, तो उसको इनाम दिया जाएगा। यानी कि एक तो वेब पोर्टल पे आप निशानदही कर दें, बता दें कि इस जगह पर ये बंदा जो है ये इलीगल इमिग्रेंट है और ये अफगानिस्तान से तल्लक रखता है, ये यहाँ पर रह रहा है। या फिर आप क्या, एक नेशनल हेल्पलाइन है वहां पर फोन करके बता दें कि ये बंदा है, ये इलीगल इमिग्रेंट है, तो वो क्या करेगी? स्टेट ऑफ पाकिस्तान आपको रिवार्ड देगी। और रिजल्टेंटली सितंबर के अंदर क्या हुआ है, तकरीबन 1,000 अफगान्स को पाकिस्तान ने डिटेन किया है, यानी कि उनको पकड़ा है और उनसे डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन कर रहे हैं। फ्यू हैव लीगल राइट्स टू बी इन पाकिस्तान, उनमें से कुछ ऐसे भी निकले हैं जिनके पास लीगल राइट्स पाकिस्तान में रहने के हैं। दोज हु फोल्ड, और उनमें से वो वाले हैं ज्यादातर जो कि 40 साल पहले के यहाँ पर रह रहे हैं। यानी कि जैसे मैंने आपको बात बताई ना 1979 की, तब से कई लोग माइग्रेट करके यहाँ पे आए हुए हैं। तो कुछ वो वाले हैं, उनकी तो अब नेशनलिटी भी बन चुकी है, आईडी कार्ड बन चुके हैं, तो वो तो रह रहे हैं, तो उनको तो ये ठीक है। लेकिन बाकी जो है वो जो है उनके लिए वो उन्होंने कहा है कि तकरीबन 1,000 हमने राउंड किया है। यहाँ पर एक और भी क्वेश्चन जो है वो रेज किया जा रहा है
कि बेसिकली जो तहरीके तालिबान पाकिस्तान है, ये पाकिस्तान के अंदर कर रही है टेररिस्ट एक्टिविटीज सारी यही ऑपरेट कर रही है। जितनी भी टेररिस्ट एक्टिविटीज पाकिस्तान के अंदर हो रही हैं उनमें यही इन्वॉल्व है। तो ये कहाँ से ऑपरेट कर रहे हैं? अफगानिस्तान से। और पाकिस्तान ने कई दफा तालिबान की गवर्नमेंट को कहा है कि इनके खिलाफ आप लोग क्या करें, क्रैकडाउन इनका करें ताकि पाकिस्तान जो है उसको हम सेव कर सकें। और तालिबान ने हमेशा यही कहा है कि ये जो टीटीपी वाले हैं ये अफगानिस्तान की सॉइल जो है उस जमीन को इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो फिर पाकिस्तान ने अब अल्टीमेटली क्या किया है, तालिबान का जो रूल है काबुल के अंदर से उसको प्रेशराइज करने के लिए कि जो हमारी डिमांड है टीटीपी को तोड़े और रोकें, तो ये काम करने के लिए ये काम शुरू कर दिया कि या तो फिर आप उनको रोकें, नहीं तो फिर जो आपके यहाँ पर अफगान नेशनलिस्ट हैं उनको हम फिर वापस भेजते हैं। अब ये चीज होगी। अब होना क्या चाहिए? बेसिकली तो ये है कि ये वाकई होना चाहिए, मस्ट बी रजिस्टर्ड। जब सारी दुनिया कर रही है तो हमें क्या प्रॉब्लम है? हम क्यों अपने मुल्क की जो है वो तबाही करेंगे? जब हम जो है किसी भी स्टेट, बेशक मुस्लिम स्टेट है, हम वहां पर कुछ कहीं भी जाते हैं, अभी मिडल ईस्ट जाते हैं तो बगैर वीजे के हमें कोई इंटर होने देता है? बिल्कुल नहीं। यहाँ तक अब हज करने भी जाते हैं, उम्रा करने भी जाते हैं तो हमें प्रॉपरली एक डॉक्यूमेंटेशन करनी पड़ती है, वीजा लेना पड़ता है। तो हमें भी क्या करना चाहिए कि मस्ट बी रजिस्टर जी, इनको जो भी अफगानी यहाँ पर रह रहे हैं इनको रजिस्टर किया जाना चाहिए। और जो इलीगल है उनको वापस भेजना चाहिए, और जो लीगली रह रहे हैं उनका भी रिकॉर्ड होना चाहिए। दूसरी तरफ ये है कि जो वेस्ट है उसको भी पाकिस्तान को असिस्ट करना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये जो प्रॉब्लम 1.73 मिलियन की प्रॉब्लम हमारे सर पे सवार है, ये वेस्ट ने वहां पर जंग शुरू की तो वो लोग वहां से निकल के अफगानिस्तान से पाकिस्तान आए। अगर अमेरिका वहां पर जंग शुरू ना करता तो वो लोग भी अपने मुल्क में रहते। लेकिन क्योंकि अफगान अमेरिका ने वहां पर जंग शुरू की तो जिस वजह से लोगों ने वहां से माइग्रेशन की, हिजरत की और पाकिस्तान आ गए। तो अब वेस्ट को क्या चाहिए कि वो भी पाकिस्तान को सपोर्ट करे, मोनिटरली, यानी कि मिलिटरली भी करे, पैसों की से भी मदद करे, और इसके अलावा टेक्निकल एक्सपर्टीज से भी, यानी कि उनका डाटा रिकॉर्ड करना और इन चीजों से, और जो उनके पास डाटा है अवेलेबल वो भी शेयर करे। दूसरी एक चीज यहाँ पे है आरएसपी। आरएसपी प्रोग्राम जो था ना वो था रेफ्यूज सेटलमेंट प्रोग्राम। अब इस प्रोग्राम के अंदर भी क्या मसला हुआ है कि अब कुछ जो थे माइग्रेंट्स ऐसे हैं जो कि अभी टू जब अमेरिका जो है यूएसए ने यहाँ से गया है तो कुछ ऐसे अफगानी तो जो यूएसए के साथ काम कर रहे थे, वर्किंग विद देम। तो उनको क्या था, अपनी जान का खतरा था कि अब जो तालिबान है दे विल हर्ट देम। तो उन्होंने क्या किया, वो इस प्रोग्राम के तहत पाकिस्तान में आके उन्होंने स्टे किया कि यहाँ से वो क्या करेंगे, किसी भी यूएसए चले जाएंगे या फिर वेस्टर्न कंट्रीज चले जाएंगे, क्योंकि अमेरिका ने उनको भी लारा लगाया हुआ था कि आप लोगों को हम ले जाएंगे। लेकिन वो उनको लेकर नहीं गए। तो वो यहाँ पर अभी भी उनका इंतजार कर रहे हैं और उनके जो वीजे थे वो आहिस्ता आहिस्ता एक्सपायर हो रहे हैं। और इस काम को कंप्लीट करने में यूनाइटेड नेशंस की जो ह्यूमन राइट्स कमीशन है उसका भी एक अहम किरदार था कि वो इन लोगों की हेल्प करता और इनको प्रॉपरली इनके वीजे लेकर देता ताकि ये भी यहाँ से माइग्रेट करके किसी अमेरिका या वेस्टर्न कंट्रीज में जाते। लेकिन उनकी काम ना प्रॉपरली करने की वजह से ये भी अभी यहाँ पर वेट कर रहे हैं जी। तो ये भी एक वजह थी जिस वजह से माइग्रेंट्स की तादाद काफी, इमिग्रेंट्स की तादाद काफी ज्यादा बढ़ गई है। तो ये था जी आज का जो एडिटोरियल था, टारगेटिंग अफगान। अब बेसिकली ये हमने कर तो लिया, अब आ जाते हैं जी पेपर की तरफ। पेपर में कहाँ पे काम आने वाला है ये आपको? हमारा क्योंकि फोकस होता है पेपर, हमने पेपर सॉल्व करना है, हमने इंटरव्यू में जाना है, तो हम वहां पर ये कैसे जी, हम क्या करेंगे? अब पेपर में आप इसको ला जाए, आ जाइए नंबर 1 पे, टेररिज्म, सिक्योरिटी, इसके अंदर ये एक्सट्रीमिज्म, इसके अंदर आप इसको ऐड कर सकते हैं, इकोनॉमी, इसके अंदर आप ऐड कर सकते हैं। देखें जी अब इसको मैं अभी आपको लिंक करके देता हूं, इसको भी ना, गवर्नेंस, वो बड़ी चीजों के अंदर की लिंक हो जाता है। पहले जो आ जाते हैं टेररिज्म की बात करता हूँ। टेररिज्म में कैसे जी, अल्टीमेटली आपने देखा अभी जो उन्होंने बताया इसी एडिटोरियल के अंदर के 24 हुए हैं,
बॉम्ब जो है, सुसाइड अटैक, उनमें से जो 14 है वो अफगानियों ने किए हैं। तो आप बता सकते हैं जी टेररिज्म की एक बड़ी वजह ये भी है कि ये जो अनडॉक्यूमेंटेड इमिग्रेंट्स हैं जो अफगानिस्तान से आकर पाकिस्तान में रह रहे हैं, ये टेररिज्म की एक वजह है। और वहां पे आप कोड कर सकते हैं कि ये इस तरह से इतने टेररिस्ट अटैक जो पाकिस्तान में हुए हैं ये अफगान नेशनलिस्ट ने किए हैं, तो लिहाजा इनको इनकी बेकायदा डॉक्यूमेंटेशन की जाए या इनको वापस भेजा जाए। तो ये भी दैट इज वन ऑफ द काज है। और इसी काज का सोल्यूशन क्या है जी, इनको इनको वापस भेजा जाए या इनको प्रॉपरली इनकी डॉक्यूमेंटेशन की जाए। तो अल्टीमेटली टेररिज्म है। इसी तरह से सिक्योरिटी के लिए भी थ्रेट है। और एक्सट्रीमिस्ट जो होते हैं वो भी इनको यूज करते हैं क्योंकि ये एजुकेशन वाइज भी इतने एजुकेटेड नहीं होते। अब इकोनॉमी का किस तरह से होगा जी? इकोनॉमी में इस तरह होगा कि इकोनॉमी तब ही ग्रो करेगी जब पीस होगा। क्योंकि किसी भी स्टेट के अंदर जब पीस होगा, सिक्योरिटी सिचुएशन अच्छी होगी, तो जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है उस मुल्क के अंदर आएगी, यानी कि बाहर से लोग उस मुल्क में आएंगे, आकर फैक्ट्रियां लगाएंगे, इंडस्ट्रियलाइजेशन करेंगे, प्रोडक्शन करेंगे। तो फिर उससे क्या होगा, आप लोगों की जॉब्स पैदा होगी, ठीक है ना, आपकी एक्सपोर्ट बनेगी, बढ़ेगी। तो उससे क्या होगा, आपकी इकोनॉमी बेहतर होगी। लेकिन हम तो पहले पॉइंट के ऊपर ही मार खा जाते हैं कि टेररिज्म की वजह से क्या है कि हमारी सिक्योरिटी की सिचुएशन इतनी अच्छी नहीं है। जब सिक्योरिटी अच्छी नहीं है तो पीस नहीं है, जब पीस नहीं है तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं है, जब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं होगी तो ना तो कोई एक्सपोर्ट होगी ना जॉब होगी। और जब ये सारा कुछ नहीं होगा तो फिर क्या होगा, फिर होगी जी पॉवर्टी। और गवर्नेंस में अगर आप आ जाएं तो गवर्नेंस भी अगर जो हम देखें कि यहाँ पर हमें क्या आ रहा है, हम कह सकते हैं क्रिटिसाइज कर सकते हैं गवर्नर को, गवर्नेंस को, कि यहाँ पर पुअर परफॉर्मेंस है गवर्नेंस की, इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि क्यों नहीं इनको ये चीज कर रही, जब इनको पता है कि ये लोग जो है डायरेक्टली हिट कर रहे हैं स्टेट को, डायरेक्टली जो स्टेट की इकोनॉमी है उसके लिए खतरा है, स्टेट की वेलफेयर के लिए खतरा है, सिक्योरिटी के लिए खतरा है। तो गवर्नेंस जो है वो क्यों इन लोगों को हाईलाइट नहीं करती, क्यों इस चीज के ऊपर वो सीरियस जो है क्यों नहीं हो रही, क्यों कंक्रीट स्टेप्स नहीं लिए जाते। तो ये यहाँ पे इसका क्रिटिसिज्म हम कर सकते हैं। और भी कई चीजों पे ऐड कर सकते हैं, लेकिन फ्यू ऑफ देम मैंने आपको डिस्कस किया है कि ये एडिटोरियल कहाँ फिट होगा। री इमेजिंग पॉलिटिक्स, ये जी इसमें ज्यादा तो नहीं है, लेकिन जो मेन चीज है इसमें एक दो पॉइंट्स हैं बहुत ही प्यारे हैं जी। आपका जो डेमोक्रेसी का ऐसे है उसके अंदर ये डायरेक्ट हिट होने वाले हैं जी, बिल्कुल डायरेक्ट, बगैर किसी पॉलिश के आप इसको हिट कर सकते हैं। ठीक है, डायरेक्टली आप डेमोक्रेसी के ऐसे में इनको पुट अप कर सकते हैं। चलें जी शुरू करते हैं जी। री इमेजिंग पॉलिटिक्स में बेसिकली जो उसका कहने का मकसद जो है ना वो ये है, पहले मैं वो बता दूं। अब वो स्टोरी बताता है जी तीन बंदों की, 1 2 एंड 3। कहता है जी फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर है शाहिद खकान अब्बासी, फाइनेंस मिनिस्टर है मिफ्ताह इस्माइल जो कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग के, पाकिस्तान पीपल पार्टी के सेनेटर है मुस्तफा नवाज खोखर। इन तीन बंदों ने क्या किया है जी, इस पार्टी अपनी अपनी पार्टी को लीव कर दिया, छोड़ दिया जी। और री इमेजिंग पाकिस्तान के नाम से एक प्लेटफॉर्म है जी, ठीक है जी, वो जी सामने आना शुरू हो गया, इस्तेहकाम में पाकिस्तान। ठीक है, जस्ट लाइक दिस, नई पार्टी, न्यू पार्टीज, न्यू पॉलिटिकल पार्टीज, इसकी डिस्कशन है जी। न्यू पॉलिटिकल पार्टीज ये बंदे जो है ना ये बनाना चाह रहे हैं। अब शाहिद खान अब्बासी ने ये पार्टी क्यों छोड़ी, क्योंकि वो कहता है ये मरियम नवाज का इसमें बड़ा होल्ड है। आप सबको इसका पता है। मिफ्ताह इस्माइल को उसने कहा, वो फाइनेंस मिनिस्टर था, उसको पकड़ के नीचे उतारा। और जो वो थे क्या उनका नाम था, आई जस्ट फॉरगेट द नेम, जो फाइनेंस मिनिस्टर पाकिस्तान के रह चुके थे रिसेंटली, उनको वो बाहर से आए और उनको पकड़ा और उनको फाइनेंस मिनिस्टर बना दिया। क्यों? क्योंकि वो मुस्लिम लीग नवाज के जो नवाज शरीफ वगैरह है उनका रिश्तेदार है जी। इस तरह मुस्तफा नवाज खोखर जो है वो कहते हैं जी पाकिस्तान पीपल पार्टी जो है ये अंदर बैठ के क्लोज द डोर्स मीटिंग करते हैं और खुद ही फैसले कर लेते हैं, पार्टी वालों को पूछते ही नहीं है। तो ये इन तीन बंदों की जो थी लॉजिक्स थी। और अगर इनको डेमोक्रेटिक पर्सपेक्टिव में देखा जाए तो ये वैलिड जो है ये रीजंस हैं, वैलिड लॉजिक्स हैं। क्योंकि ये काम जो है ये डेमोक्रेसी में नहीं होते, ये तब होते हैं जब आप कोई बिजनेस चला रहे होते हैं अपनी मर्जी से, आप जो मर्जी करते रहे। लेकिन जब आप डेमोक्रेटिक पार्टी चला रहे होते हैं तब ये काम नहीं होते। अब आ जाएंगी डायरेक्टली, अब हो क्या रहा है, अब हो ये रहा है, वो ये कहता है लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी विद इन पॉलिटिकल पार्टीज हर्ट एवोल्यूशन ऑफ पाकिस्तानी डेमोक्रेसी।
पाकिस्तान की जो डेमोक्रेसी है ना, उसको सबसे बड़ा जो इशू है ना, वो यही है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज है ना, वो असल में पॉलिटिकल पार्टीज बन ही नहीं सकी, उनके अंदर डेमोक्रेसी है ही नहीं। इंटरनल डेमोक्रेसी, ये बेसिकली ये होता है कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जो होती है ना, इनके लिए एक प्रॉपर एक्ट होता है, ये पॉलिटिकल पार्टीज उसके तहत बनाई जाती हैं। अब उस एक्ट के तहत क्या होता है, इनके इंटरनल इलेक्शन भी होते हैं। ठीक है जी, इन इन पॉलिटिकल पार्टीज के इंटरनल इलेक्शंस भी होते हैं, डिसीजंस होते हैं, और फिर उन इंटरनल इलेक्शंस के तहत जो बंदा जो होता है, उसको पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर जो सीट्स होती हैं, ओहदे होते हैं, वो दिए जाते हैं। लेकिन पाकिस्तान में क्या हो रहा है, ये इंटरनल डेमोक्रेसी बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर फैमिलीज जो हैं वो रन करती हैं इनको, और फैमिलीज ही अपनी मर्जी से ही ओमन विल जिसको चाहती हैं जोन सा मर्जी होता दे देती हैं, जिसको चाहती हैं फाइनेंस मिनिस्टर लगा लेती हैं, और जिसको चाहती हैं फाइनेंस मिनिस्टर से उतार देती हैं। ठीक है जी। तो पार्टीज आर ऑपरेटेड एज फैमिली फर्म्स, नो मेरिट एंड ओनली लॉयल्टी। अगर एक बंदा है वो फैमिली मेंबर्स के साथ लॉयल है, उनकी वो क्या कहते हैं जी, खुशामद करता रहता है, तो उसको वो प्रमोट कर देते हैं अच्छे रैंक्स पे, अच्छी सीट पार्टी के अंदर उसको मिल जाती है। दूसरी तरफ एक बंदा है जिसको लोगों की सपोर्ट है लेकिन पार्टी उसको पसंद नहीं करते बंदे, तो वो वहीं पे रहता है। तो ये है जी इसके अंदर री इमेजिंग पॉलिटिक्स के अंदर। आगे वो कहता है कि आगे जाके वो क्या कहता है, आगे कहता है नो शॉर्टेज। आगे वो कहता है ये पॉलिटिकल पार्टीज तो बना रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान में कोई शॉर्टेज है ही नहीं पॉलिटिकल पार्टीज की, पहले ही बहुत ज्यादा पार्टीज हैं। पाकिस्तान को जरूरत क्या है, जो पाकिस्तानी नीड्स फ्रॉम पार्टीज, पॉलिटिकल पार्टीज से पाकिस्तान को क्या चाहिए। एक तो ये होगा कि इंटरनल डेमोक्रेटिक कल्चर, यानी कि पार्टीज के अंदर भी इलेक्शन होने चाहिए, जो एक फिर ही पता लगेगा ना कि पार्टी डेमोक्रेटिक है तो नहीं, जो पाकिस्तान के अंदर नहीं होते। एंड प्रो पीपल पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स जो है वो लोगों पे होनी चाहिए, ना कि अपने अपने जो मफादात है उन पे होनी चाहिए। आइडियोलॉजी होनी चाहिए और मेरिट होना चाहिए। address the structural faults lie in the core of crisis we confront। आइडियोलॉजी बेसिकली, ये आइडियोलॉजी होती है हर एक पॉलिटिकल पार्टीज की, जिसको वो अपना मंशूर कहते हैं कि मैं ये काम, मेरी आइडियोलॉजी है, मैं आपको यहाँ तक नजरिया जो है मेरा ये है जी, मैं आपको यहाँ तक लेके जाऊंगा। तो ये पॉलिटिकल पार्टीज को नजरियाती ही होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर पॉलिटिकल पार्टीज हैं पर्सनैलिटी बेस्ड। जैसे मैं एग्जांपल दूं पीटीआई की, पीटीआई क्या है जी, इमरान खान है। आज इमरान खान खत्म, पीटीआई खत्म। तो ये पॉलिटिकल पार्टीज ऐसी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि लोग पीटीआई पे बिलीव नहीं करते, लोग इमरान खान पे बिलीव कर रहे हैं। इमरान खान, इमरान खान, इमरान खान कल जहर, हर इंसान ने जो आया दुनिया से उसने चले जाना है, तो इमरान खान अगर नहीं रहेगा तो पॉलिटिकल पार्टी पीटीआई भी नहीं रहेगी। तो ये चीज नहीं होनी चाहिए, पर्सनैलिटीज पे नहीं, बल्कि पॉलिटिकल पार्टीज पे बिलीव होना चाहिए, उनकी आइडियोलॉजी पे बिलीव होना चाहिए। आगे वो कहता है कि ओनली जेन्युइन डेमोक्रेटिक कल्चर जो है ना, यानी कि लोगों के अंदर भी एक सेंस ऑफ पॉलिटिक्स होनी चाहिए। डेमोक्रेटिक कल्चर जो है ना, कैसा होना चाहिए, पार्टीज रिकॉग्नाइज मेरिट, पे टू टैक्स। यानी कि अगर मेरिट पे पार्टीज काम करें, इंटरनल अपने इलेक्शन करवाएं, अगर हार जाती हैं तो मान भी जाए हम हार गई हैं। तो यही दो चीजें हैं जिनकी वजह से क्या हो सकता है, हम जिस क्राइसिस में जी रहे हैं उस क्राइसिस से निकल सकते हैं। ये था जी इसका रीइमेजिंग पॉलिटिक्स। ये एडिटोरियल आपको डेमोक्रेसी के अंदर बड़ा फिट रहेगा। डेमोक्रेसी के अंदर आप इसमें बता सकते हैं काजेस ऑफ वीक डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान, ठीक है ना, और क्या वाई क्यों नहीं ये स्ट्रेंथन हो रही डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान, तो उसमें आप बता सकते हैं। सबसे जो मेन बात है, आप इसमें कह सकते हैं डायनेस्टी स्टाइल पॉलिटिक्स है, यानी कि पॉलिटिक्स है, यानी कि क्या है जी, बाप बाप की पार्टी है, बाद में बेटे की हो जाती है, तो इस डायनेस्टी स्टाइल पॉलिटिक्स चल रहा है यहाँ पर, वो नहीं चल रही, फैमिलीज की पार्टीज हैं। और इंटरनल डेमोक्रेटिक कल्चर नहीं है पार्टीज के अंदर। ये आप यहाँ पे जो मेन दो है, तो आइडियोलॉजी बेस्ड होनी चाहिए पार्टीज, जो कि यहाँ पे नहीं है। तो ये सारी आप कहाँ इसमें डेमोक्रेसी के अंदर इस एडिटोरियल को फिट कर सकते हैं। आगे जी थर्ड है अटैक ऑन इंडियन मीडिया। ये कोई नई न्यूज नहीं है, नॉट न्यू वन, होता रहता है, कई दफा पहले भी हुआ फिर हो गया।
इसमें बताता ये है कि बेसिकली इंडिया में एक न्यूज एजेंसी है, उसके एंकर के ऊपर क्या हुआ है, अटैक किया गया जी, और उनको खिंचा उतारने की उसके साथ की गई। अब उसमें क्या है जी बताते हैं। कहते हैं कि नरेंद्र मोदी अब 7 महीने रह गए हैं इलेक्शन में और तीसरी दफा इलेक्शन में वो जाने लगा है। अब क्या होती है, रेड्स और सीनियर जर्नलिस्ट से दिल्ली होती है। नॉट गुड टाइम फॉर बीजेपी। क्यों? क्योंकि ये इसलिए होती है कि जब ये इलेक्शंस नजदीक आती हैं तो बीजेपी जो है ना वो एक दो काम करता है, पाकिस्तान के खिलाफ बोलता है, कैसी चीजें निकालता है जिसमें वो चाइना को इन्वॉल्व कर सके, फिर वो रिलीजन को बड़ा इन्वॉल्व करता है। क्यों ये काम करता है? अपना वोट बैंक बढ़ाने के लिए। तो अब काम शुरू हो गया जी। अब पहले काम शाह कहाँ से हुआ कि ये दिल्ली जर्नलिस्ट जो दिल्ली के अंदर है, सीनियर जर्नलिस्ट, उसको वहां पे रेड की है। और वहां पे जो है उन्होंने कहा है जी ये उन्होंने ये कहा है कि ये कहा है कि ये प्रो चाइना प्रोपोगंडा चला रहा है ये बंदा, ठीक है ना, अगेंस्ट द गवर्नमेंट। ये इन्होंने लॉजिक दी है कि ये वाला जो बंदा है तो ये गवर्नमेंट के अगेंस्ट जो भी मटेरियल प्रोवाइड कर रहा है वो बेसिकली प्रो चाइना प्रोपोगंडा है। ये उसको इसको वहां से फंडिंग मिलती है, ठीक है। लेकिन बेसिकली ये टैक्टिक्स जो है ये क्यों इस्तेमाल किए जा रहे हैं? क्योंकि इलेक्शन नजदीक आ रहा है, बस। अब बीजेपी इस वक्त थोड़ी सी टफ टफ कंडीशन में है। क्यों? उसकी दो मेन रीजंस हैं। नंबर वन जो है वो है कि अपोजिशन का वहां पर अलायंस हो गया, जो अपोजिशन की पार्टीज हैं वो आपस में मिल गई हैं और उन्होंने आपस में इत्तेहाद के ऊपर वो गौर फिक्र कर रहे हैं कि हम मिलकर जो है ना बीजेपी को काउंटर करें। एक तो ये। सेकेंडली अभी बिहार के अंदर सेंसिस हुआ है और वहां से ये पता चला है कि जो मिडिल क्लास थी ना बीजेपी के अंदर, भारतीय जनता पार्टी, बिहार की जो मिडिल क्लास है वो काफी हद तक जो बीजेपी की जो ये आइडियोलॉजीज है ना, स्पेशली ह्यूमन राइट्स की वायलेशन की जो आइडियोलॉजीज है उनको लेकर वो इसको छोड़ रहे हैं, इससे पीछे हो रहे हैं। क्योंकि ह्यूमन राइट्स वायलेशंस क्या हुआ, अगर लोकल तो लोकल जो हो रहा है, इंटरनेशनल जो लेवल है, इंटरनेशनल मीडिया है, वहां पे भी इंडिया को क्रिटिसाइज किया जा रहा है। वहां पर भी इंडिया का नाम जो है काफी खराब हो रहा है ड्यू टू द वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। तो इस वजह से क्या हो रहा है कि जो बीजेपी जो है ना, जो मिडिल क्लास है बिहार की, काफी हद तक बीजेपी से पीछे हटना शुरू हो गई है। तो ये दो चीजें जो है दैट इज डायरेक्टली व्हाट इज क्रिएटिंग प्रॉब्लम फॉर बीजेपी। और बीजेपी ने अब इसको काउंटर करने के लिए आपने टैक्टिक्स इस्तेमाल करना शुरू कर दिए हैं। अब जो भी जो है ह्यूमन राइट्स पे बात करता है या किसी भी ऐसी चीज पे बात करेगा जिससे बीजेपी को लगता है कि उनका वोट बैंक खराब हो सकता है, देन दे विल मूव अगेंस्ट हिम और उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। तो ये था आज का ये थर्ड वन एडिटोरियल। इसमें अगर मैं बात करूं तो ये आपको जैसे है ह्यूमन राइट्स की बात हो जाए उस पर अंदर आप इसको ऐड कर सकते हैं, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, उसके ऊपर बात हो सकती है, यानी कि फ्री मीडिया जिसको आप बोलते हैं। और इसके अलावा यहाँ पर आप कश्मीर को साथ ऐड कर सकते हैं। माइनॉरिटीज की बात हो तो उसके अंदर आप बात कर सकते हैं। तो काफी चीजों के ऊपर आप इस चीज को, इंडिया का जो रोल है रिगार्डिंग ह्यूमन राइट्स, आप इसको मुख्तलिफ डिमेंशन के अंदर डिस्कस कर सकते हैं। तो ये जी, ये था आज के लिए। सो थैंक यू वेरी मच।